नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारे इस क्लास में जिसमें हम डेली 10-15 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। इस प्रकार टॉपिक क्लियर करते हुए हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान हिस्ट्री के। राजस्थान में किसान आंदोलन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमने इतना अच्छी तरह से कवर किया है कि बाद में बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ आज का टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन। स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ। यानी जो सबसे पहले संगठित आंदोलन किसान आंदोलन जो राजस्थान में किया गया वो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 से प्रारंभ होता है और 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, जिनकी डेट हम आगे याद करेंगे। तो 97 को हम कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले राजस्थान में आंदोलन शुरू हुआ वो कौन सी सन से शुरू हुआ? तो 1897 से 97 और से शुरुआत कि 97 को हम शुरुआत से याद कर लेते हैं कि 97 से शुरुआत हुई किसान आंदोलन की राजस्थान में। और हम देखें कि बिजोलिया इस प्रकार से राजस्थान के मैप में यहाँ पे बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे भीलवाड़ा में बिजोलिया जो ठिकाना था उसके ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह। यहाँ पे उस टाइम पे कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की गई थी अशोक परमार द्वारा। तो ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना करने वाले थे अशोक परमार, जिसका मूल स्थान था जगनेर। अशोक परमार का स्थान जगनेर था। तो बिजोलिया ठिकाना कहाँ से मिला अशोक परमार को, ये हम देखें। तो खानवा का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा सांगा का फुल सपोर्ट किया था अशोक परमार ने, और वही बहादुरी देख के महाराणा सांगा ने उपरमाल की जागीर अशोक परमार को दी थी। तो ये जागीर अशोक परमार के पास में इस प्रकार से आई कि इसे महाराणा सांगा ने दिया था खानवा के युद्ध में खुश होके। और यहाँ पे ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। अब बात आती है बिजोलिया के नाम की कि इसका पहले नाम विजयावल्ली था, जो इसका शुद्ध नाम माना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बिजोलिया हो गया। बिजोलिया जो ठिकाना था वो उदयपुर राज्य का ए श्रेणी की जागीरों में से एक आता था और वर्तमान में ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। अब बिजोलिया को रियासती काल में उपरमाल भी कहते हैं। उपरमाल की जागीर नाम से ही ये अशोक परमार को दिया था सांगा ने। तो बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे, इन्हीं का रोल बिजोलिया किसान आंदोलन में ज्यादा रहता है। आंदोलन का यहाँ पे मुख्य मुद्दा था भू राजस्व निर्धारण और कर संग्रह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाग बाग ली जाती थी। 2 प्रथाएँ यहाँ पे मुख्य रूप से प्रचलित थी, लाटा और कुंता। अब लाटा और कुंता प्रथाओं द्वारा कैसे कर लिया जाता था? तो जो लाटा थी, वो फसलों को काट के एक जगह पे लिटा लिया जाता था। लाटा से हम याद करेंगे, लिटा लिया जाता था फसलों को, यानी पूरे खलिहान को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था। और उससे जो सरकार है, वो अपना हिस्सा निर्धारित कर देती है कि अगर इतनी फसल आपकी कटी हुई है, तो इतना हिस्सा हमारा होगा। यानी काट कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था फसल को और बाद में जो कर लिया जाता था वो लाटा में आता था और कुंता में खड़ी फसल से ही अपना हिस्सा निर्धारित कर लेते थे जागीरदार। तो वो कुंता थी। लाटा को अगर हम ऐसे याद कर लेंगे कि लेटी हुई फसल कैसी होती है? काटने के बाद में ही होती है। तो लेटी हुई फसल से हम लाटा याद करेंगे और बचा क्या? कुंता, जो खड़ी हुई फसल से ली जाती थी। अब बिजोलिया के जो किसान आंदोलन थे वो मुख्यतः 3 चरणों में आंदोलन को विभाजित किया जाता है। 3 चरणों में वो आंदोलन चलता है। जैसे पहला चरण शुरू होता है 1897 से शुरू होता है और 1915 तक रहता है। 1897 से 1915 तक। दूसरा चरण होता है 1916 से 1922 तक, 1916 से 1922 तक। और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। यानी 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चलता है। 1897 से 1941 तक। डायग्राम से याद करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के कारण थे कि मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया ठिकाने में 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए गए थे किसानों पे, 84 प्रकार के। और परिणाम इसके ये हुए कि 1941 में एक समझौता होता है और इसके तहत ये समाप्त हो जाता है। किसानों की सभी मांगों को मान लिया जाता है और 44 वर्ष तक ये अहिंसात्मक आंदोलन चला था। 1897 से 1941 44 वर्ष तक चला था। प्रथम चरण की बात करें तो 1897 से 1916 यहाँ पे नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। सबसे पहले साधु जी ने शुरुआत की थी। फिर 2 नंबर पे 1916 से 1923 नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने किया था दूसरे चरण में। और तीसरे में विजय सिंह पथिक छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। और 1927 से 41 तक लास्ट में नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। इन तीनों चरण के नेताओं के नाम याद रखने के लिए हम सिर्फ एक नाम याद कर लेते हैं, साधु विजय वर्मा। साधु विजय वर्मा। साधु विजय वर्मा। तो साधु से तो 1 नंबर के चरण के जो क्रांतिकारी नेता आ जाएंगे साधु सीताराम दास।
विजय से हमें याद करना है विजय सिंह पथिक जो 2 नंबर पे आएँगे और 3 पे वर्मा, जिसे माणिक्यलाल वर्मा से हमें याद करना है यानी साधु विजय वर्मा। इस प्रकार से इन तीनों ने नेतृत्व किया था आंदोलन का। अब आता है प्रथम चरण। प्रथम चरण तो आगे है प्रथम चरण। तो इस प्रथम चरण को पढ़ने के लिए हम डायग्राम की सहायता लेंगे। डायग्राम से हम याद करेंगे प्रथम चरण को। ये है साधु सीताराम दास जिन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व लिया था। इस चरण का टाइम है 1897 से 1915। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये राजस्थान में बिजोलिया, इस प्रकार से बिजोलिया ठिकाना था और इस ठिकाने के 1894 में जो ठिकानेदार थे, वो थे राव गोविंद दास। यानी हम 1894 से शुरू करें कि 1894 में यहाँ पे राव गोविंद दास ठाकुर थे। इनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी आती है, वो आती है राव करशन सिंह पे। यानी यहाँ पे ठिकानेदार बनते हैं राव करशन सिंह। 1894 तक जब राव गोविंददास थे, तब तक किसानों के बीच में और गोविंददास जी के बीच में अच्छे तालमेल थे। इनके बीच में कोई मतभेद नहीं थे। लेकिन जब करशन सिंह नए जागीरदार बनते हैं 1894 में इनकी मृत्यु के बाद में, तो यहाँ पे ये किसानों पे लाग-बाग कर अन्य बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इनके बीच में किसानों के बीच में और करशन सिंह के बीच में असंतोष फैल जाता है। और 3 साल के बाद में किसानों को एक मौका मिलता है आपस में बतलाने का, यानी 1897 में यहाँ पे बिजोलिया में गिरधारीपुरा गाँव था। कौन-सा गाँव था? गिरधारीपुरा गाँव। गिरधारीपुरा गाँव में एक किसान थे, जिनका नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ क्योंकि यहाँ पे धाकड़ किसान थे, तो गंगाराम धाकड़ थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और यहाँ पे इन्होंने मृत्यु भोज लगाया हुआ था और ये सभी किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे गिरधारीपुरा में। तो ये किसान यहाँ पे विचार-विमर्श करते हैं और राव करशन सिंह ने जो भी कर लगाए थे, जो भी इनके ऊपर जो विपत्तियाँ ला रहे थे, उनके बारे में ये लोग विचार-विमर्श करते हैं, बातें करते हैं कि राव करशन सिंह का क्या किया जाए? इससे कैसे किस प्रकार से सलटा जाए? तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि जो करशन सिंह तो कुछ भी मानेगा नहीं, तो जो हमारे महाराणा हैं, उदयपुर महाराणा, मेवाड़ के महाराणा उस टाइम के, वो थे फतेह सिंह महाराणा, ठीक है ना? फतेह सिंह। तो ये सोचते हैं कि करशन सिंह तो कुछ सुनेगा नहीं, तो हम किसके पास में जाएँ? महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएँ, जो हमारी कुछ भी हेल्प कर सकता है या फिर राव करशन सिंह को कंट्रोल कर सकता है। महाराणा लोग यहाँ से अपनी समस्या महाराणा फतेह सिंह को बताने के लिए 2 लोगों के नाम डिसाइड करते हैं, उनमें नाम आता है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये दोनों पटेलों को ये उदयपुर में भेजते हैं महाराणा फतेह सिंह के पास में, लेकिन इन लोगों की बातों की यहाँ पे कोई भी सुनाई नहीं होती है और इनका यहाँ पे उदयपुर आना असफल सा हो जाता है। बाद में जब ये वापस आते हैं, बिजोलिया में, तो यहाँ पे कृष्ण सिंह तैयार था, इनको पता चल गया कि ये क्या आए हैं, चुगली करके आए हैं फतेह सिंह के पास में और कृष्ण सिंह ने गुस्से में नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को यहाँ से निर्वासित कर दिया बिजोलिया से और किसानों का ये प्रयास असफल हो गया और इससे जो कृष्ण सिंह था, उनकी हिम्मत और बढ़ गई और कृष्ण सिंह ने आगे चलकर 1903 में चौरी कर और लगा दिया किसानों पे। चौरी कर का मतलब था कि जब भी कोई किसान किसी कन्या की शादी करेगा, अपनी बेटी की शादी करेगा, तो 5 रुपए किसको देगा? कृष्ण सिंह को देगा। यानी 1903 में चौरी कर लगता है। 1903 में चौरी कर लगता है। वैसे हम देखें कि चौरी नाम लिखते हैं तो इसमें 3 अक्षर आते हैं चौरी। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। अब किसानों को गुस्सा आया और इन्होंने लड़कियों की शादी करना ही बंद कर दिया और यहाँ पे खेतों में हल चलाना भी बंद कर दिया। इस प्रकार से काफ़ी विरोध चला इनके बीच में, किसानों के बीच में और कृष्ण सिंह के बीच में। तो कृष्ण सिंह ने बाद में चौरी कर माफ़ कर दिया और जो किसानों को जो उपज का हिस्सा था उसका 2/5 बुरासो लेने की घोषणा की, 2/5। 1906 में राव करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे जागीरदार बनता है नया पृथ्वी सिंह और पृथ्वी सिंह ने आते ही 1906 में तलवार बंदाई कर शुरू कर दिया। 1906 में शुरू हुआ तलवार बंदाई और ये शुरू करने वाला कौन था? पृथ्वी सिंह। और इस तलवार बंदाई के विरोध में यानी जो अन्य कर लगाए उनके विरोध में पृथ्वी सिंह के अगेंस्ट किसानों ने यहाँ पे भूमि को पड़त रखना शुरू कर दिया यानी भूमि को वो बोना बंद कर दिया इन्होंने और भूमि कर देना भी बंद कर दिया। इस बार लगभग 1500 किसानों ने भूमि को प्रति छोड़ा था और अंत में 81 प्रकार के लाग बागों में से 6 लागों को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष पृथ्वी सिंह का निधन हो गया। इसके बाद में जो अल्पवयस्क पुत्र था इनका केसरी सिंह, वो बिचौलिया का जागीरदार बना, लेकिन अल्पावस्था के कारण इनके दरबार में जो उमर सिंह राणावत थे, वो मुंसरिम बने और डूंगर सिंह भाटी इनके सहायक मुंसरिम बने, जबकि डूंगर सिंह भाटी आगे जाकर किसानों के सहयोग करते हैं बहुत ज्यादा। बाद में किसान काफी विरोध करते हैं, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता और 1914 में किसानों ने प्रति जो भूमि रखी थी अपनी, उसको पुनः जोतना और बोना स्वीकार कर लिया और ये प्रथम चरण इस प्रकार से असफल हो गया। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में इस महान शख्सियत का प्रवेश होता है, जिनका नाम है विजय सिंह पथिक और उपनाम भूप सिंह। दूसरे चरण का टाइम पीरियड था 1916 से 22।
1915 में विजय सिंह पथिक का राजस्थान में आगमन होता है और ये बिजोलिया में आके रहने लग जाते हैं। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की आते ही। बाद में ये दिन में तो बच्चों के विद्यार्थियों की शिक्षा का काम करते थे, यानी विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और राष्ट्रीय चेतना का संचार करते थे और रात को किसानों को संगठित करने के लिए निकल पड़ते थे। इस प्रकार से इन्होंने बिजोलिया में जनजागृति शुरू कर रखी थी, बच्चों में भी और बूढ़े किसानों में भी। तो इन्होंने 1916 में आगे चलकर विजय सिंह जो सीताराम साधु सीताराम दास हैं, वो इनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे आंदोलन से जुड़ जाइए, ठीक है ना? तो 1916 में आगे चलकर साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। इन्होंने किसानों में जागृति के लिए एक पत्र लिखा था, अखबार उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका, ठीक है ना? इस नाम से इन्होंने पत्र लिखा था और ये पत्र ये हाथ से लिखते थे और किसानों में इधर-उधर बाँटते थे, जो मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ हस्तलिखित पत्र माना माना गया। अब इन्होंने गुपचुप तरीके से तो किसानों में और युवाओं में जागृति फैला दी थी, अब ज़रूरी थी संगठन करने की, यानी एक पंचायत और एक समिति बनाने की ज़रूरत थी विजय सिंह पथिक को। तो इन्होंने इसके लिए एक दिन डिसाइड किया, हरियाली अमावस्या, यानी हरियाली अमावस्या। किसानों को हरी-हरी फसल देने के लिए इन्होंने डिसाइड किया। हरियाली अमावस्या को किसानों को एक जगह इकट्ठा किया और 1917 में किसानों की एक पंचायत बनाई जिसका नाम लिखा ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड, इस ऊपरमाल पंच बोर्ड को किसान पंचायत भी कहा गया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री मन्ना पटेल। और इस पंचायत ने डिसाइड किया कि हम ना तो बेगार देंगे और ना ही अनुचित प्रकार की लागें देंगे। तो यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत भी लिखा। ये किसानों में जनजागृति फैलाने के लिए लिखे गए गीत थे। पंछीड़ा गीत भी लिखा। यहाँ पे एक नाम आता है भंवरलाल शोभनकार, इन्होंने भी कविता लिखी। और विजय सिंह पथिक चाहते थे कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पे भी महत्ता मिले, यानी राष्ट्र में भी सब लोगों को पता चलना चाहिए पूरे देश में। तो इसके लिए जो प्रताप समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन करने वाले थे गणेश चंद्र विद्यार्थी, ठीक है ना? तो इस प्रताप समाचार पत्र में भी इनका प्रकाशन करवाया गया बिजोलिया किसान आंदोलन का। अब बिजोलिया किसानों की जो समस्याएँ थी उनको सुनने के लिए 3 आयोग आते हैं, उनमें सबसे पहला आता है 1919 में और वो आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जाँच आयोग के नाम से गठित होता है 1919 का, जिसके सदस्य थे अफजल अली और अमर सिंह राणावत भी इनके सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य जाँच आयोग गठित किया जाता है और 1920 में यहाँ पे दूसरा जाँच आयोग आता है, जिसमें थे तखत सिंह, रामाकांत मालवीय और राव बेदला। ये बेदला के ठाकुर थे जिसकी अध्यक्षता में ये दूसरा जाँच आयोग आया था 1920 में। परंतु इन आयोगों से कोई संतुष्टिपूर्ण फैसला नहीं हो पाया और इसी बीच 1919 में यहाँ से बिजोलिया से जो विजय सिंह पथिक थे, वो वर्धा जाते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में आते हैं और यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। बाद में ये विजय सिंह पथिक वर्धा से कहाँ चले जाते हैं, आमेर चले जाते हैं और यहीं से जो राजस्थान सेवा संघ है, उनका संचालन करते हैं। जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई, इसमें जो आर्थिक जितना भी खर्चा लगा था, नहीं, यहाँ से ही पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला था। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी निकालने वाले थे विजय सिंह पथिक और कहाँ से निकाला था? वर्धा से निकाला था, जहाँ से उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। इस राजस्थान केसरी में जितना भी खर्चा आया था, आर्थिक जितना भी खर्चा हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी जमनालाल बजाज ने उठाई थी। अब इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पे फैलता हुआ देखकर जो भारत सरकार थी, उसने यहाँ पे एक जो समिति गठित की, जो थी मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में। मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड जो जो भारत सरकार की तरफ से आई थी और इस 1922 की रॉबर्ट हॉलैंड समिति के ने जो भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी, इसके बीच में और किसानों के बीच में समझौता हुआ और उसके बाद में 1922 से 27 तक यहाँ पे शांति बनी रही। यानी यहाँ पे 3 आयोग आते हैं। पहला 1919 में आता है, दूसरा 1920 में आता है और तीसरा 1922 में आता है, जिसको सफलता मिलती है 1922 वाले को, रॉबर्ट हॉलैंड समिति को, ठीक है ना? और 1920 में ही यानी 1919 में इसके बीच में यहाँ से वर्धा जाते हैं विजय सिंह पथिक, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं और यहीं से राजस्थान केसरी निकालते हैं, जिसका आर्थिक जो नियोजन है वो करते हैं जमनालाल बजाज। ये यहाँ से बाद में थोड़े समय के बाद में अजमेर आ जाते हैं और यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ का और बिजोली आंदोलन का संचालन करते हैं अजमेर से। बाद में स्टार्ट होता है तीसरा चरण 1923 से 41 तक। यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन भी इस टाइम पे शुरू हो गया था। 1921 में बेगू किसान आंदोलन भी एक तरफ से शुरू हो गया था और इसी सिलसिले में पथिक जी को 5 वर्ष की सजा हो गई थी। अब बिजोलिया के किसान आंदोलन की सारी जिम्मेदारी आ गई थी माणिक्यलाल वर्मा पे।
आगे चलकर 1927 में ट्रेंच यहाँ पे आते हैं, जो मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी थे। ये भेगू किसान आंदोलन में भी जाते हैं। किसानों ने अपनी शिकायतें ट्रेंच के सामने रखी और ट्रेंच ने पंचायत और ठिकाने का समझौता भी करवाया। थोड़े समय के बाद में यहाँ पे वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वर्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद में विजय सिंह पथिक पहुंच जाते हैं बाहर, लेकिन इन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाता है। अब 1927 में किसान एक कठोर निर्णय लेते हैं और अपनी जो जमीन थी उससे इस्तीफा दे देते हैं। ये सोच के कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे, हम जो खेती नहीं करेंगे, तो ये कहाँ से हमारे ऊपर लगान थोपेंगे। लेकिन इन्होंने जो सोचा था उसका विपरीत करता है जागीरदार, और ये किसानों की जमीन को अन्य लोगों को बेचना शुरू कर देता है। यानी इन्होंने जो किसानों की भूमि थी उसको नीलाम कर देना शुरू कर दिया, और ये फैसला किसानों के लिए बहुत ही विरुद्ध साबित हुआ कि हमारी तो जमीन भी हाथ से गई। और यहाँ पे किसान एक प्रकार से पथिक जी के फैसले को गलत साबित करते हैं, और 1927 में पथिक जी पृथक हो जाते हैं इस आंदोलन से, यानी अलग हो जाते हैं, और इनके पथिक जी के साथ में ही रामनारायण चौधरी भी आंदोलन से हट जाते हैं। आगे ये जद्दोजहद तब खत्म होती है जब 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं टी राघवाचार्य, और इन्होंने यहाँ पे मोहन सिंह मेहता को भेजा था किसानों की समस्याएं जानने के लिए, किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए। तो ये मिलते हैं माणिक्यलाल वर्मा से। माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पे किसानों की समस्याएं बताई। तो ये समस्याएँ सुनकर मोहन सिंह मेहता यहाँ पे किसानों की ज़मीन वापस भी दे देता है, और ये माणिक्यलाल वर्मा जी के जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि इन्होंने किसानों की ज़मीन है वो वापस दिलवा दी थी। तो इस प्रकार से हम देखें कि यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक, संगठित और शक्तिशाली और सफल किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया। बाहरी जनशक्ति का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। यह आंदोलन बिल्कुल स्वावलंबी और अहिंसात्मक था। इस आंदोलन को कई नेताओं जैसे पथिक माणिक्यलाल वर्मा आदि को प्रदस्त मिला। ये पड़ोसी राज्यों में भी चेतना की चिंगारी बनी, क्योंकि इनके बाद में बेगू होता है, नीमूचाना वाला होता है, सभी आंदोलन इनके बाद में होते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं और बालकों ने भी अत्यधिक उत्साह और साहस का परिचय दिया। इस आंदोलन ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक नई पीढ़ी का निर्माण किया। श्रीमती अंजना देवी, जो रामनारायण चौधरी जी की धर्मपत्नी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया। यहाँ पे जयसिंह धाकड़ एक नाम आता है, जो राजस्थान में पहले किसान के बेटे थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। बिजोलिया किसान आंदोलन से भी ये शुरू से आखिर तक विजय सिंह पथिक के निष्ठावान कार्यकर्ता बने रहे। यानी ध्यान में रखना है कि जयसिंह धाकड़ किससे संबंधित थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। इस प्रकार से हमने जो भी लक्ष्य बुक में ये टॉपिक दिया हुआ था, और बाहर जो भी कुछ रह गया था लक्ष्य बुक से, अदर्स भी अगर कोई मैटर रह जाता है, वो भी हमने डायग्राम के माध्यम से याद कर लिया। आगे वाले वीडियो में हम बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। जय हिंद।